हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। पिछले वीडियो में हमने साथियों धारा 27 तक पढ़ लिया था। धारा 27 पढ़कर हमने इस अधिनियम के 6 अध्याय पूरे कर लिए। अब बारी है 7वें अध्याय की। 7वें अध्याय का नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 7वें अध्याय का नाम है इन्वेस्टिगेशन सर्च एंड सीजर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे जांच, तलाशी और जब्ती। तो किस प्रकार से जांच होगी, किस प्रकार से जब्ती होगी, किस प्रकार से तलाशी होगी, ये सब चीजें इसमें समझाई गई हैं। तो धारा 28 देख लेते हैं हम। जो भी इसके अंतर्गत दर्ज होगा अपराध, वो होगा कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का मतलब है संज्ञेय अपराध और गैर जमानती। आपको पता होगा संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध होते हैं इस प्रकार के अपराध जिसमें पुलिस किसी भी वारंट का, किसी भी आदेश का इंतजार नहीं करती है, जाती है और सामने वाले को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे बड़े बड़े संगीन अपराधों में ये किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का खून हुआ है, किसी के साथ रेप हुआ है ना। इस प्रकार के अपराधों को संगीन अपराध माना जाता है और इसमें पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करे, ऐसा प्रावधान है। आप इंतजार मत करिए कि ऊपर से आदेश आएगा, या ऐसी स्थिति में जब किसी के ऊपर खून का शक है, किसी के ऊपर रेप का चार्ज लगा है, तो उसको अब अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं जाकर के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें किसी भी रूप से वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी पुलिस के पास शक्ति दी गई है। यहां पर दिया हुआ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बस जो भी कंट्रोवर्सी CRPC भारतीय दंड संहिता के में ना आती हो, यानी भारतीय दंड संहिता 1973 में यदि किसी चीज पर रोक लगाई गई है कि इसको आपको नहीं मानना है संगीन अपराध और इसको आपको गैर जमानती अपराध नहीं मानना है, तो ऐसे अपराधों को छोड़कर बाकी जितने भी इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हैं अपराध, वो सभी संगीन और गैर जमानती होंगे। कौन? और इसके अलावा इसमें ये धारा 22 और धारा 26 को इसको भी अलग किया गया है। यानी धारा 22, धारा 26 और भारतीय दंड संहिता में जिन अपराधों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, ऐसे प्रकार के अपराधों को छोड़कर बाकी इसमें जो भी अपराध आएंगे वो संगीन और गैर जमानती होंगे। 26 नंबर धारा हमने पिछले ही वीडियो में देखी थी। इसमें क्या था? इस धारा के अंतर्गत था कि 10 नंबर धारा का उल्लंघन करने वाले को यहाँ 26 नंबर धारा में अपराधी मानते हुए उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। और 10 नंबर धारा में क्या था कि आप जब भी कोई कंपनी खोलते हैं तो उसकी सूचना आपको अधिकारी को देनी है। जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी बनाया गया है उसको आपको अपनी योजनाओं की सूची देनी है, जानकारी देनी है कि हमने ये आज की तारीख में योजना शुरू की है। यदि उस अधिकारी को लगेगा कोई डाउट तो वो आपसे प्रश्न करेगा, रिप्लाई आपको उसकी रिप्लाई देनी पड़ेगी, आपसे कुछ दस्तावेज मांगेगा, आपको वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, आपसे प्रश्न करेगा, उत्तर देने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की वो जानकारी मांगता है आपको देनी पड़ेगी। यदि वो सब देने में आप असफल रहे, या आपने योजना शुरू की है इसकी ही जानकारी देने में असफल रहे, तो ऐसे अपराध के लिए यहाँ धारा 26 में आपको सजा दी गई है 5 लाख रुपए की जुर्माने की। तो ये जो है संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही गैर जमानती। ऐसे व्यक्ति को जमानत मिल जाएगी और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए। दूसरा इसमें बोला गया है 22 नंबर धारा। तो 22 नंबर धारा भी देख लीजिए। 22 नंबर धारा में है कि जो 4 नंबर धारा का उल्लंघन करेगा, ऐसे व्यक्ति को कम से कम, क्षमा करिएगा साथियों, कम से कम नहीं, अधिकतम 7 वर्षों की सजा होगी और उसके ऊपर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। किंतु ये जो जुर्माना है ये 25 करोड़ तक बढ़ सकता है। 5 लाख से शुरू होगा, 25 करोड़ तक की इसकी लिमिट है। जितना कोर्ट को लगेगा वो इतना उसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं और 7 साल की इसको सजा देंगे। और यदि उसने जो ये फ्रॉड करके मुनाफा जो है उसने बहुत अधिक कमाया है, जो 25 लाख रुपए से भी, सॉरी क्षमा करिएगा, ये 25 करोड़ रुपए से भी बहुत अधिक है, तो जितना भी उसने मुनाफा कमाया है उसका 3 गुना इसको उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कितना ये मुनाफा कमा रहा है इस पर निर्भर करता है। यदि मुनाफा मात्र 10 लाख का कमाया है तो फिर इसके ऊपर ये
5 लाख रुपए से लेकर 25 करोड़ तक का कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन अगर मुनाफा 1000 करोड़ रुपए कमाया है तो उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए जुर्माना लगा के क्या करेंगे? इतना सारा तो इसने मुनाफा कमा लिया, उसमें से 25 करोड़ दे भी दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसी स्थिति के लिए लिखा गया है कि जितना भी मुनाफा कमाया गया है उसके 3 गुना तक इसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 4 में क्या कहा गया है? धारा 4 में कहा गया है कि जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है वो पैसा देते समय आपके साथ आनाकानी कर रहा है, आपसे ले तो लिया था समय पर लेकिन दे नहीं रहा है, तो ऐसे मामले को भी संगीन अपराध नहीं माना गया है और ऐसे मामले को गैर जमानती नहीं माना गया। यानी इन दो प्रकार के अपराधों को संगीन नहीं माना गया है, गैर जमानती नहीं माना गया है। यानी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए और ऐसे व्यक्ति की जमानत आसानी से हो जाएगी, ऐसा इसमें स्पष्ट किया गया है। तो ये 3 प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है, किस किस में इसको हम नहीं मानते हैं। यहां लिखा हुआ है 28 नंबर धारा, अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानती होना। यानी कि किस प्रकार के अपराध जो है संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे। संज्ञेय मतलब भी पहले ही बता दिया मैंने, जो संगीन अपराध होते हैं जिसमें वारंट वगैरह नहीं चाहिए, जिसमें पुलिस के पास अधिकार है बिना किसी वारंट बिना किसी सूचना के कार्यवाही करने का। इसमें लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध धारा धारा 22 और धारा 26 के तहत अपराध को छोड़कर संज्ञेय और गैर जमानती होगा। यानी धारा 22 को छोड़कर, धारा 26 को छोड़कर और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो भी निहित अपराध हैं श्रेणी में कि जिनको हम संज्ञेय और गैर जमानती नहीं करार कर सकते हैं उस अधिनियम की वजह से, ये भारतीय ये दंड प्रक्रिया संहिता के में जिनको नहीं रखा गया है श्रेणी में, उन सभी को छोड़कर बाकी सभी अपराध इसमें संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यानी यदि इसमें ये सीबी यादव, तेजेंद्र पाल चन्नी ये सब फंस जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको जमानत मिलेगी ही नहीं, सड़ते रहेंगे ये थाने में, ये और इनके बच्चे जिन्होंने गरीबों का पैसा हड़पा है, अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दी हैं, ऐसे बच्चे तो नाली में गिर के मरेंगे जिनके लिए इतना इन्होंने कमाया। इसके अलावा यहाँ पे अब 29 नंबर धारा में क्या दिया हुआ है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑफेंसेस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो भी अपराध है उसकी जानकारी देनी है। यानी जब भी कोई पुलिस वाला इसके अंतर्गत कोई शिकायत दर्ज करता है, कुछ भी रिकॉर्ड करता है जानकारी, तो अपराध के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत, तो इसकी जानकारी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जरूर देगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? नामित न्यायालय। नामित न्यायालय को जानकारी देनी है। ये हिंदी में देख लेते हैं। इसमें 29 नंबर धारा है, इसमें है अपराधों की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। ये लिखा हुआ है पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने के बारे में जानकारी दर्ज करने पर सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा। यानी हर जानकारी सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाई जाएगी क्योंकि अंत में न्याय तो उसी को करना है। तो इस प्रकार से हमने 29 नंबर धारा तक पूरा किया। इस 29 नंबर धारा तक हमने बहुत कुछ जाना है साथियों, और ये बहुत कुछ काम आने वाला है अदर कंपनियों के संबंध में। जिन कंपनियों की ब्रांच खुली हुई है, जैसे लोटस कंपनी है उसकी ब्रांच खुली हुई है, उसमें ये अधिनियम काम आएगा। और भी जो भी 2 4 6 कंपनियां आज की तारीख में चल रही हैं, जो आपसे ले बस रही हैं, पैसा दे नहीं रही हैं, उनमें ये बट्स एक्ट लगेगा। जो कम बंद हो गई हैं उसमें नहीं लगेगा। ये किसी भी मदन वदन की बातों में आपको आने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करना है। किसी भी अपने लोकल में ही किसी अच्छे अधिवक्ता से जा करके अगर आप सलाह लेंगे, ये बट्स एक्ट है ये 2019 का, इसको थोड़ा समझ के हमको बताओ, तो 500 रुपए वो आपसे परामर्श शुल्क लेगा, आपको सलाह देगा। परामर्श शुल्क ली जाती है, आजकल वकील भी मुफ्त में कोई सलाह नहीं देते हैं, और वो आपको समझाएगा सारी बातें। चैनल के ऊपर नहीं यकीन करिए, अपने लोकल में तो करिए यकीन। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।